थोड़ा सा चीज़ें फैक्ट आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, सो ध्यान से सुनना। सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रख लीजिए, पहले ही बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपके पास, on the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased a shoe and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, diyas, को हम earthen lamps बोलते हैं. Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. अब दिवाली का टाइम होता है, अभी भी आएगा, तो आप सब लोग मार्केट में जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदोगे। आपके जो मदर्स हैं खासकर दिवाली के टाइम पे बहुत सारा सामान खरीदती हैं घर के लिए, शुगर, यूटेंसिल, टी, दियाज, ऐसे तरीके का। सो हरीश है वो मार्केट में जाके वंडर कर रहा है, हैरान हो रहा है कि इतनी सारी चीजें मार्केट में कहाँ से आई और इतनी सारी चीजें बनती कैसे हैं। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industry. So उनके फादर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जो चीजें होती हैं वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनती हैं, जैसे शूज, कपड़े, शुगर, ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में बनते हैं। और जो दियाज होते हैं, हमें पता है कि कुछ लोग घरों में भी दिए बनाते हैं, कुछ आर्टिसंस। तो इस तरीके से उनके फादर जो है वो उन्हें रीजन देते हैं कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज, ये जो चीजें हैं वो बन के आती हैं। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज? अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें कुछ आइडिया है इन इंडस्ट्रीज का। सो देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है इन इंडस्ट्रीज के बारे में। So production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर मैन्युफैक्चरिंग आपसे पूछी जाती है, वो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, अब जब मैं पढ़ाती हूँ अपनी एनसीईआरटी साथ में रखा कीजिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप मार्क भी कर सकते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब एक लार्ज क्वांटिटी में हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोडक्शन कहाँ से होती है, रॉ मटेरियल से होती है, बट रॉ मटेरियल से हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। डू यू नो व्हाट दैट द पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite। से बता रहे हैं कि क्या आपको पता है कि जो पेपर आप अपने लिखने के लिए यूज करते हैं वो वुड से बना हुआ है, जो चीनी आप घर में यूज करते हैं वो शुगर केन से बनी हुई है, जो आयरन एंड स्टील आप इस्तेमाल करते हैं वो आयरन ओर से बना होता है, एंड जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से बना होता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ are manufactured from yarn which itself is an industrial product। So कुछ तरीके के कपड़े इस तरीके के होते हैं कि उनको से बनाया जाता है, जो कि यार्न भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है। तो ये चीजें कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजों के बारे में आपको बता रखा है कि वो कहाँ से बनती हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अब हमने पढ़ी थी तीन तरीके की सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी जो एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी यानी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको यूज करके सेकेंडरी एक्टिविटीज में इनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। So the workers employed in steel factories, cars, breweries, textile industries, bakeries fall into this category। तो जो भी लोग, जैसे कोई स्टील की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कार्स बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई वाइन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये सब लोग जो है वो इस सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बना देते हैं। In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industries which fall in the secondary sector। So इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही सारी इंडस्ट्रीज के बारे में जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं।
The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. एक देश की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कैसे पता लगती है? उस देश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उससे पता लगती है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उससे पता लगती है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन से हमें इतना पता चला है कि इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और किसी देश की जो इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही पता लगती है। अब बात ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? Manufacturing sector is considered the backbone of the development in general and economic development in particular, mainly because अब ये भी क्वेश्चन आपको 4 to 5 में आ सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स में भी बता रखा है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली क्या है कि एक देश की बैकबोन है, जैसे हमारी बैकबोन पे हम खड़े हुए हैं, हमारी बैकबोन सही ना हो तो हम भी बॉडी वाइज हम सही नहीं चल सकते। सो एक देश की जो इकोनॉमी है उसकी जो बैकबोन है वो बैकबोन क्या है उसका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका बैकबोन है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. तो पहली इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग की क्या है? एक तो जो हम पहले से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते थे, अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से नई नई मशीनें आने लग गई तो वो जो एग्रीकल्चर है वो भी मॉडर्नाइज कर दिया। उसके अलावा जो लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की इंडिपेंडेंट रहते थे, उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता था कहाँ से वो पैसे कमा सके, अब जब इंडस्ट्रीज खुल गई हैं तो वो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉइंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री। मतलब अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो यही एक कंडीशन है जिससे हम अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को बाहर निकाल सकते हैं। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं एंड जो जॉइंट सेक्टर बनी होती हैं यानी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के जो इंडस्ट्रीज बनी है, यही उनके पीछे एक थॉट था कि जितनी ज्यादा खुलेंगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी खत्म होगी इंडिया से। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. एक और भी इनका मोटिव था कि जब इंडस्ट्रीज हम पिछड़े हुए इलाकों में शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं या बहुत ही रूरल एरिया में हम चले जाते हैं जहाँ पे आज तक ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं पहुंची है, ऐसे एरिया में जब हम इंडस्ट्रीज शुरू करते हैं तो हम बेसिकली वहाँ के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है हम उसे मिटाने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी अब काम मिलेगा, वहाँ के लोग भी अर्न कर सकते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक मेन मोटिव था। Next point is export of manufactured goods expand trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. देखो अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना होती, फैक्ट्रीज ना होती तो कैसे हम अच्छी अच्छी चीजें फिनिश्ड गुड बना पाते? अगर गुड्स ही ना बना पाते तो कैसे हम उसके साथ ट्रेड करते, कैसे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते? सो बेसिकली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनते हैं उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है यानी जो हमारा बिजनेस है वो ज्यादा बढ़ता है, हम दूसरे देशों के साथ ज्यादा ट्रेड कर पाते हैं। जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ज्यादा ट्रेड करेंगे तभी से वहां से फॉरेन इनकम हमें आएगी जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो हर एक देश की अगर इकोनॉमी अच्छी है तो उसमें एक फॉरेन एक्सचेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, उनके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा है। सो ये भी चाहिए हर एक कंट्री के पास, इसीलिए हमारे पास इंडस्ट्रीज होनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. So ये भी देखा गया है कि जो कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड
गुड्स में जितना ज़्यादा जल्दी और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म करती हैं, उन कंट्रीज की उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है। सो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कहाँ पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज खोलें, उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम फिनिश्ड गुड्स बनाएं, फिर उनके साथ ट्रेड करें। सो यहीं पे हमारी प्रॉस्पेरिटी लाई कर रही है। आज की डेट में बिकॉज ऑफ कोरोना आपको पता है कि हमारी जीडीपी नेगेटिव तक चले गई है। सो इतना कभी नहीं हुआ हमारी हिस्ट्री में। सो क्यों हुआ है ये? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो बिजनेसेस है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, ट्रेड हो नहीं पा रहा। तो इस वजह से हमारी जीडीपी सफर कर रही है, हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। सो वही चीज है कि अगर इंडस्ट्रीज चलेंगी, अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगी, तो हमारी इकोनॉमी भी सफर नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट, अगला जो ये पैराग्राफ है, इसमें बेसिकली आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या आंसर देंगे आप? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ के साथ काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for the raw material and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticide, pesticide, plastic, PVC pipes, machines, tools to the farmers. अब जो भी हमारे यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। यानी कि जो मशीनें आज की डेट में हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, वो मशीनें किसी ना किसी इंडस्ट्रीज में तो बनी होंगी ना। तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे वो मशीनें बनी है, उन इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? एग्रो इंडस्ट्रीज। तो वहां जो मशीनें बनी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बना के हमारे एग्रीकल्चर को बहुत आसान कर दिया एंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ा दी। क्या क्या चीजें उन्होंने बना के दी है, वो अभी हम पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ। Thus, development and competitiveness of a manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in increasing their production, but also made the production process very efficient. So मतलब जो ये इतना डेवलपमेंट हुई है, इससे सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ गई, ये मशीनों के साथ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी, बल्कि जो प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा जिसे कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया, कि अब अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा उस एग्रीकल्चर से। सो ये चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये किसकी वजह से बढ़े हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, तो यस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे को बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर इंडस्ट्रीज ना हो तो एग्रीकल्चर हमारा इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, नेक्स्ट, in the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ। अगर हम आज की बात करें, जितनी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है, इनको और ज्यादा अच्छा बनाने की जरूरत है, इनको और ज्यादा कंपेटिटिव बनाने की जरूरत है। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी ही इनफ नहीं है। Our manufactured goods must be at par with the quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. यही जरूरी नहीं है कि हमारे देश में जितना सामान बन रहा है, जितने की जरूरत है, वो पूरी हो रही है, तो दैट इज एनफ। हमारे देश में ही क्यों, हम इंटरनेशनली भी तो डील करना चाहते हैं। सो इंटरनेशनली डील करने के लिए भी अगर हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी का सामान होगा, तभी हम डील कर पाएंगे। सो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सामान होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इंटरनेशनली compete करना है। और वो अच्छी क्वालिटी का सामान कैसे आएगा? हमारे पास अगर अच्छी इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में अब इंडस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन है? Over the last 2 decades, the share of manufacturing industry has stagnated at 17% of the GDP out of total 27% of the industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. You need not to remember the data, okay?
ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये जो इंडस्ट्री है। एक नेशन की पूरी इकोनॉमी होती है, उसमें जीडीपी हम निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। सो बेसिकली अभी इसमें बता रखे कि 17% पे आके रुक गई है वो इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली। this much this is much lower in comparison to some of the East Asian economies where it is 25 to 35%। मतलब अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो 25 से 35% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। हमारा कितना चल रहा है? 17%। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। जो ग्रोथ रेट है वो 7% पर एनम का है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। मतलब अगले 10 सालों में 12% तक होना चाहिए। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum। 2003 से देखें so 9 to 10% per annum तक चल रही है, बट अभी भी desired growth कितना है हमारा? 12%। With appropriate policy interventions by the government and renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। So हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट ले रही है और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। सो इससे ये कहा जा सकता है कि हमारी जो ये टारगेट है वो नेक्स्ट डेकेड तक हमारा पूरा हो सकता है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज एनएमसीसी। तो एनएमसीसी इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये इसलिए ही बनाया गया है ताकि देख सकें कि हम ओवरऑल वर्ल्ड के कंपैरिजन में कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर अभी की बात देखें कि यहाँ तक पहुंच सकती है, तो अब तो जो सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए ही डिफरेंट है। तो कोरोना टाइम चल रहा है, वैसे ही जीडीपी बहुत नीचे जा चुकी है, अचीव करना तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है। बट यहाँ पे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो दे रखा है मैंने सिर्फ आपको वही समझाया है। प्रेजेंट डे तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में नहीं आ सकता अभी। तो आपको यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनएमसीसी, सो वो आप यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, आपने फैक्ट्री लगानी है, कहाँ लगाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ फैक्ट्री लगानी सही है और कहाँ नहीं? तो बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन और कॉम्प्लेक्स नेचर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एटसेट्रा। ये सब कुछ बहुत चीज करता है कि आप जहाँ पे इंडस्ट्री खोलने वाले हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पे लेबर काम करने के लिए आएगी या नहीं, पैसा कितना लग रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, मार्केट पास में है या नहीं। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा जब आप एक इंडस्ट्री लगाने चाहते हो। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। एक जगह में सब कुछ मिल जाए, ये बहुत ही आप लकी हो कि आपको ऐसा मिल गया जगह जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे हैं। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available और कैन बी एट लोअर कॉस्ट। तो होता क्या है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कोई एक्टिविटी होती है, क्योंकि एक जगह पे सारी चीजें मिलना इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, सो क्या करते हैं हम ऐसी जगह चूज करते हैं जहां मोस्ट ऑफ द चीजें मिल जाएं। ठीक है, या फिर अगर जो चीजें वहां पे नहीं है वो अरेंज भी करनी पड़े तो उनकी कॉस्ट इतनी ना पड़े ज्यादा वहां पे अरेंज करने के लिए, तो ऐसी जगह चूज कर लेते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। स्टार्ट होती है वैसे ही जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मतलब कहीं पे भी देखो, अगर डेवलपमेंट हो रही है, पहले कोई गांव होते थे, अब कहते हैं जी अब तो वो गांव नहीं रहा, अब वो शहर बन चुका है। सो शहर कैसे बना? वहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट हुई होगी ना, वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को नौकरियां मिली, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, यानी कि एक तरीके से शहरों वाला माहौल वहाँ पे बन गया। सो अर्बनाइजेशन तब आती है जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कई बार सिटी के अंदर ही खुल जाती है इंडस्ट्री, या फिर कई बार सिटी के आसपास खुल जाती है। Thus, industrialization and urbanization go hand in hand। जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हैंड इन हैंड चलती है,
ऐसे ही एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन भी साथ साथ चलती है। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice to the industry. अब शहरों में क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, शहरों में बैंकिंग की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, लेबर मिल जाती है, कंसल्टेंट मिल जाते हैं, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आती है शहरों में, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use centers known as agglomeration economy। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो मिल जाती हैं सेंटर, कोई एडवांटेज दे रहा है जो वो इंडस्ट्रीज आपस में अवेल कर सकती हैं, सो वो इकट्ठे होके वो एडवांटेज अवेल कर लेती हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, इंडस्ट्रीज मिल गई, उन्होंने मिल के अब काम करना शुरू कर दिया, और वो काम जो उन्होंने शुरू किया है उस काम की वजह से उनको एडवांटेज भी मिल रही है जो उस शहर में उनको मिल पा रही है, जस्ट बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठे होकर काम कर रही हैं, यानी कि जो एग्लोमरेशन इकोनॉमी बन रही है। और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बनती जाती हैं, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुलती जाती हैं। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade, such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई etc. So जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हमें मिली थी, आज़ादी नहीं मिली थी, तब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पता क्या सोच के लोकेट की जाती थी कि कहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, समुंदर के थ्रू। तो समुंदर के थ्रू जहाँ से ट्रेड हो सकता था वहीं पे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी, यानी जहाँ पे समुंदर पास में है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो यहीं से सोचा जाता था कि यहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जाए। Consequently, there emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture, rural hinterland। So इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा खुल गई थी और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स बन चुके थे, जिसके आसपास बहुत ज्यादा बड़े बड़े रेशो में एग्रीकल्चर लैंड एग्जिस्ट करता था, बट बीच में इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज मतलब कैसे चलता है काम। देखो पहले पिंक वाले ब्लॉक में इनपुट दे रखी है, एक इंडस्ट्री आपको शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट पार्ट चाहिए, फिर आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीजें चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो सब काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर जब सब कुछ हमें मिल गया, इनपुट भी डाल दिया, ये सारी चीजें भी हैं, हमने सामान बनाया, वो सामान कहाँ, सॉरी जो इनपुट है जो यानी रॉ मटेरियल है, वो सामान ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके वो सामान कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा, फैक्ट्री से कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड बनेगी, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा फैक्ट्री में जाके। अब वो प्रोडक्ट कहाँ लेके जाया जाएगा, मार्केट, मार्केट कैसे लेके जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फिर वो मार्केट से क्या आएगी, प्रोडक्ट सेल करके मनी आएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये देखो ये मनी भी वापस कहाँ जाने वाली है, फिर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिर और सामान बनाएंगे, फिर से ये साइकिल पूरा चलेगा। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलता है। So the key to discussion of the factory location is the least cost। मतलब अगर एक बात बोले कि फैक्ट्री लोकेशन कहाँ रखनी है, तो मेन पॉइंट होता है कि कम से कम हमें कॉस्ट जहाँ पे पड़ेगी वहां पे हम फैक्ट्री लोकेट करेंगे। गवर्नमेंट एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब हर जगह पे देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग होती हैं, कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो हमें देखना पड़ता है कि उस स्टेट के हिसाब से, वहाँ कंट्री के हिसाब से कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत स्पेशल रोल प्ले करती हैं, एंड जो हम फैक्ट्री खोल रहे हैं उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए, क्या वो स्किल्ड लेबर उस एरिया में अवेलेबल है या नहीं। सो स्पेशलाइज्ड लेबर भी हमें देखनी पड़ती है, ये भी जो है फैक्ट्री लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब नीचे देखिए आपको फ्लो चार्ट में ही दे रखा है आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सो आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, मतलब कितना पैसा लग रहा है चीजें बनाने में, वो भी मैटर करता है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट,
जिस साइड मतलब जहाँ पे हम ये बना रहे हैं वहां पे रॉ मटेरियल कितनी कॉस्ट में बन रहा है या फिर वहां तक पहुंच रहा है। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो हमने बना दिया सामान उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना पैसा लग रहा है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट द साइट, और यही डिसीजन जो है ये चीजें रोल प्ले करती हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमने फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, 1 मिनट जस्ट मैं ब्रेक ले रही हूँ, वाटर ब्रेक। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज किस किस तरीके की हुई है। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से निकल सकते हैं। So देखिए यहाँ पे list the various manufactured products you use in your daily life such as transistor, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobile, medicines। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। So if we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better। मतलब अगर हम ये सोचना शुरू कर दें बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक प्रोडक्ट के बेसिस पे क्राइटेरिया में हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दें तो हमें इंडस्ट्रीज को समझने में ज्यादा आसानी हो। सो अब वो क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या होगा। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरीके की हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली तो एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। आप ये सब चीजें देखो जो इनकी इंडस्ट्रीज है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही आने वाला है, हमें ही उगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दूसरे टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज है मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड में जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, क्योंकि इन चीजों में कोई ना कोई मिनरल यूज होने वाला है, इसीलिए इन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दो तरीके की हमारे पास इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मतलब वो इंडस्ट्रीज बेसिकली कर क्या रही हैं, उनके बेसिस पे हम क्या जो क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली इंडस्ट्री हम क्लासिफाई कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री। सो बेसिक और की इंडस्ट्री मींस विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, मतलब जो अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, बेसिक प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है ताकि उससे कुछ और बनाया जा सके। जैसे कि आयरन, स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिक प्रोडक्ट है। इसको आगे भेजा जाएगा, फैक्ट्री में भेजा जाएगा, इनको फर्निश करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक फिनिश्ड गुड बनाया जाएगा। ओके, देन इज सेकेंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है, जो वो चीजें प्रोड्यूस करें जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकता है, जैसे दैट द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, जैसे कि शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सुइंग मशीन हो गया, फैन हो गए। जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीद के आते हो, घर लेके आते हो और उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हो, तो वो प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहे हैं दैट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ओके, सो मेन रोल के हिसाब से भी दो तरीके की इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट अब बात आ जाती है अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे देखें, मतलब पैसे के हिसाब से देखें, तो पैसे के हिसाब से किस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहले a small scale industry. A small scale industry is defined with a reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At the present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. मतलब अगर आप किसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह रहे हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि कितना आप मैक्सिमम पैसा लगा सकते हो एक इंडस्ट्री पे, उसके बेसिस पे आप उसको बताते हो कि ये स्मॉल स्केल है, ये लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, उस तरीके से आप बताते हो। बट अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूँ,
सो अगर हम एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल रहे हैं, यानी उस इंडस्ट्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कितना लगा है, 1 करोड़। बाकी ये जो लिमिट है ये टाइम के साथ बदलती रहती है, अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से 1 करोड़, यानी जो 1 करोड़ से ऊपर होंगी जिन पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, सो उस इंडस्ट्री को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ओनरशिप के बेसिस पे। अगर हम देखें कि ओनर कौन है उस इंडस्ट्री का, तो ओनरशिप के बेसिस पे पहली इंडस्ट्री हमारी आती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब जो इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट ही उसकी ओनर है और चला भी उसको, ऑपरेट भी हमारी गवर्नमेंट ही कर रही है। सॉरी, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दी है, आप कोई भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री दे सकते हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट चला रही है उसका नाम आप दे सकते हो। देन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपको पूछेंगे कि ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो कि कोई एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो आपका कल को मन किया कि आपने कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो आप उस फैक्ट्री को खोल रहे हो, तो आप एक इंडिविजुअल हो, या आपने अपने दोस्तों के साथ मिलके 4-5 दोस्तों ने मिलके एक फैक्ट्री खोल ली, सो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। सो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज, ये किसी ना किसी इंडिविजुअल ने खोली हुई है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कोई एक काम नहीं कर रहा, जॉइंटली खुल रही है, या तो कुछ इंडिविजुअल्स मिलके काम कर रहे हैं, या फिर एक स्टेट में ग्रुप बना हुआ है वो मिलके काम कर रहा है। सो कोई एक सिंगल बंदा नहीं है, यहाँ पे ग्रुप चल रहा है, तो उसे जॉइंटली ओन कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। यानी कि जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर्स के थ्रू चल रही हैं, या फिर वो लोग जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या वर्कर सप्लाई करते हैं, वो लोग अगर किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री को बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। इनमें वो क्या करते हैं, दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनली, सच एज द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। अब यहाँ पे वो रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं। मैंने अभी बताया कि वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, वो वर्कर भी सप्लाई करते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर लेंगे, एंड जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पहले ही उनकी जो रेशो है वो फिक्स कर लेते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो अभी अगर मैं बोलूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारी 4 तरीके की इंडस्ट्री हो गई। एक तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो गई, एक हमारे पास जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, एंड देन इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। तो अगर हम वेट के हिसाब से बात करें कि इंडस्ट्रीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वेट के हिसाब से हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो एक तो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल यूज होता है, जैसे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री। ऐसे ही लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीज़ें होती हैं, ये तारे वगैरह, जो भी कैपेसिटर्स, ये सब कुछ लाइट मटेरियल में आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेट इनको हम बता सकते हैं कि जो मटेरियल हैवी है उसको हम हैवी इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं, जो लाइट रॉ मटेरियल यूज करते हैं एंड जो हल्की गुड्स बनाते हैं उनको हम लाइट इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्रो बेस्ड वही जिसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, इन सब का रॉ मटेरियल हमारे पास एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, इट ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी because it contributes significantly to the industrial production 14%.
Employment generation, 35 million persons directly, the second largest after agriculture, and foreign exchange earning जिसको about 24.6%. So it contributes 4% towards the GDP. आप देख सकते हो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो 14% हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती है, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से देखें तो 35 मिलियन पर्सन को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिलती है. मतलब एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और अगर हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें कि कितना इनके पास फॉरेन करेंसी आता है, तो अबाउट 24.6% फॉरेन करेंसी यहाँ से आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से. बाकी इंडस्ट्री से भी देखो कितना आता होगा, बट 24.6 इज अ ह्यूज परसेंटेज. तो बेसिकली जीडीपी में 4% हमारा ये कंट्रीब्यूट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट. मतलब अगर आपको पूछे कि जो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, मतलब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. ये रॉ मटेरियल से लेके जब तक इनका वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट बन तब तक इनको किसी और की जरूरत नहीं है, खुद ही ये सब कुछ कर सकती है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एक नीचे फ्लो चार्ट भी दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का. तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में बता रखा है कि फाइबर प्रोडक्शन जो है उससे क्या बनता है. यहाँ पे रॉ फाइबर है, फिर उससे फाइबर प्रोडक्शन, देन स्पिनिंग से आप यार्न बनाते हो, वीव नीटिंग से फिर फैब्रिक बन जाता है, डाइंग एंड फर्निशिंग से आप गारमेंट्स बन जाते हैं. तो बेसिकली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है. सो ये आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो खुद ही सफिशिएंट है, किसी और की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल में आपका in ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. अब पहले तो देखो क्या करते थे, हाथ से ही धागा वो करते थे चरखे पे, हाथ से ही उसको घुमाते थे, फिर धागा बनाते थे, और फिर हाथ से ही सारी जो क्लॉथ प्रोडक्शन है वो होती थी. बट 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गई, मतलब मशीनें आ गई. ठीक है, सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. हमने पढ़ा था ना कि कैसे इंग्लैंड से बहुत ज्यादा कपड़ा आना शुरू हो गया था जो कि वहाँ की मिल्स में बन रखा था, एंड हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो उस मिल मेड कपड़े से कम्पीट नहीं कर पाते थे. यहाँ पे देखिए फैक्ट्स भी दे रखे हैं. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. सो पहली जो आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो लगी थी, जो फैक्ट्री लगी थी, वो मुंबई में लगी थी 1854 में. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. हम दूसरे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी कि लड़ाई की वजह से कैसे हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला था. बट यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो 1 मार्क की ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी. तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल हमारी मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी. ठीक है, सो ये पॉइंट्स ऐसे जो छोटे छोटे होते हैं ये आप याद रख लिया करो, पेपर में इनको पूछ लेते हैं. नेक्स्ट, as on 30th November 2011, there were 1946 cotton and human made fabric textile mill in the country. यहाँ पे मिल आना है. सो 1946 मतलब इतनी फैक्ट्रीज थी हमारी कंट्री में. अगर हम 30th नवंबर 2011 की बात करें, about 80% of these were in private sector and rest in public and cooperative sector. So हमने पढ़ा था ना ओनरशिप के बेसिस पे कि प्राइवेट पब्लिक ये सब कुछ होता है. So 80% जो इंडस्ट्रीज थी ये टेक्सटाइल वाली वो प्राइवेट सेक्टर में खुली हुई थी, एंड बाकी 20% पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में खुली हुई थी. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स. तो बहुत सारी ऐसे इसके अलावा भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुली हुई थी जहाँ पे 4 से लेके 10 लूम्स तक, मतलब उतनी मशीनें होती थी क्लॉथ को बनाने के लिए. ठीक है, in the early years the cotton textile industry was concentrated in cotton growing belts of Maharashtra and Gujarat. मतलब अगर पहले बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती थी वो बेसिकली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही होती थी. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन,
market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate contributed towards its localization. अब जैसे हमने पढ़ा कि पहले पहले ज़्यादातर कॉटन जो इंडस्ट्रीज होती थी वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही होती थी। अब आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई वर कॉटन इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका आंसर ये है कि जो हमें रॉ कॉटन चाहिए होती थी, जो मार्केट चाहिए होती थी, जो ट्रांसपोर्ट चाहिए होता था, जो पोर्ट की फैसिलिटीज चाहिए होती थी क्योंकि सी के थ्रू ट्रेड होता था, जो लेबर चाहिए, जो मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ये सब चीजें महाराष्ट्र एंड गुजरात में अवेलेबल थी, जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र एंड गुजरात में होती थी। The industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, sewing. आप देख सकते हो एक कॉटन कपड़ा जब बनता है तो उसका कितना क्लोज लिंक है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के साथ क्यों इतना लिंक है? क्योंकि बेसिकली फार्मर्स ही हैं जो कॉटन को ग्रो करते हैं। फिर ये सिर्फ उनको वहीं से ग्रो करके वहीं तक काम खत्म नहीं है, कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है। जैसे कि कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं, बॉल्स निकालनी पड़ती है, पहले फूल निकलता है, फूल में कॉटन बॉल होती है, उनको कॉटन बॉल को फूलों में से निकालना पड़ता है। फिर जो भी वर्कर्स जो हैं ये कपड़ा बनाने के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पिन करने का प्रोसेस हो, उसको डाई करने का प्रोसेस हो, डाई डिजाइनिंग करने का प्रोसेस हो, फिर सिलने का प्रोसेस हो, कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। The industry, by creating demand, support many other industries such as chemicals and dyes, mill stores, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स। सो यही जो इंडस्ट्री है वो कितनी और इंडस्ट्रीज को भी तो सपोर्ट कर रही है। कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स एंड डाइज वाली इंडस्ट्री जैसे हम चाहिए होती है, मिल स्टोर्स है हमारे पास, फिर पैकेजिंग मटेरियल के लिए चाहिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए चाहिए, तो कितनी सारी और इंडस्ट्रीज को भी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सपोर्ट कर रही है और इंडस्ट्रीज को भी काम दे रही है। So while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has a world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन मिल्स। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि जो मेन प्रोडक्शन होती है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, हमने पढ़ा कि वो महाराष्ट्र एंड गुजरात बेल्ट में ही है। तो वहाँ पे क्या है कि जो स्पिनिंग वाली एक्टिविटी होती है, जो धागा बनाने वाली एक्टिविटी होती है, वो ज्यादा इसी एरिया में होती है। एंड यहाँ पे जो वीविंग वाला काम होता है, जो धागे को बुन के एक कपड़ा बनाने का काम होता है, वो बहुत बिखरा हुआ है, वो एक जगह नहीं है। क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल हम बात कर रहे हैं वो जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में हो रही है। धागा बनाने का काम यहाँ पे हो रहा है, बट उस धागे को बुनने का काम बहुत जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें बहुत जगहों के लेबर्स की जरूरत है जो कि स्पेशली ट्रेडिशनल स्किल्स के लेबर हो। तो वो उनमें हेल्प करते हैं कि जब धागे को बुनना है तो जो भी कॉटन के डिजाइन बनते हैं, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, तो ये काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, स्पेशलाइज्ड लोग। वो स्पेशलाइज्ड लोग किसी एक एरिया में तो नहीं मिल सकते हैं, वो तो स्पेशलाइज्ड लोग तो बिखरे हुए हैं। जहां से भी आपको कोई आर्टिस्ट मिलेगा आप वहां से उसको हायर कर लोगे। सो बेसिकली अगर आपको ये जानना है कि क्या सब काम महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में होता है, तो नहीं, स्पिनिंग का काम वहां पे होता है, बट अगर कपड़ा बुनने की बात करें तो बहुत बिखरा हुआ है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में जो स्पिनिंग का काम है वो बहुत अच्छे से होता है, बट जो वीविंग का काम है यहाँ पे उतना नहीं अच्छे से होता है, फैब्रिक उतना अच्छे से नहीं बनता है। रीजन इसका यही है, देखो फैब्रिक भी तो धागे से ही बनेगा। अगर हमारे पास हाई क्वालिटी धागा नहीं आ रहा है तो हमारे पास हाई क्वालिटी फैब्रिक भी नहीं आएगा, क्योंकि धागे को बुन के ही हमारे पास फैब्रिक आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इंडिया में फैब्रिक हाई क्वालिटी का नहीं होता है, बिकॉज धागा हमारे पास हाई क्वालिटी का नहीं है। एंड जो वीविंग है वो बेसिकली हैंडलूम, पावर लूम में ही होती है, मतलब हाथों से भी होती है वीविंग, मशीनरी से भी होती है। द हैंड
Spun khadi provides large scale employment to weaver in their home as a cottage industry. अब बहुत बार देखा होगा खादी का कपड़ा जो कि खासकर हाथ से बुना जाता है, तो ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर समर्स में हाथ से बुना हुआ खादी का कपड़ा लोग पहनना पसंद करते हैं, खासकर साउथ जो रीजन है वहाँ पे बहुत पहनना पसंद करते हैं। तो साउथ में आपको बहुत सारे ऐसे वीवर्स दिखेंगे जो हाथ से खादी का कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों को बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलती है ये कॉटन इंडस्ट्री से। सो ये हमने अभी देखा। ठीक है, नीचे आपको कुछ डेटा दे रखा है, दैट डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पेपर में नहीं आता है। नेक्स्ट आपको बोला है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम। मतलब हमारे यहाँ पे कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो मिल सेक्टर में जो ये जो काम हो रहा है कपड़ा बुनने का, ये जो उसको कम रखें पावर लूम और हैंडलूम से। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो यार्न जो है, जो धागा है वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया कौन है? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये आपके पास जो यहाँ पे हमारा सामान जाता है बेसिकली, जो इंपोर्ट करवाते हैं जो कॉटन गुड्स है। ठीक है, जापान में हमारा यार्न जाता है, बाकी जो कॉटन गुड्स है वो ये लोग हमसे मंगवाते हैं। ओके, नीचे आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है, जस्ट एक मिनट, आपको मैप दे रखा है। ये मैप में इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में दे रखा है। आप यहाँ पे देखिए इंडेक्स में कॉटन टेक्सटाइल, जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, देखिए पूरे मैप में। तो यहाँ पे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। जहाँ पे डायमंड शेप के हैं वहाँ पे हमारे पास वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, जहाँ पे ये आपका चेक बॉक्स जैसा बन रखा है वो हमारी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। सो ये बेसिकली साउथ में ही है ज़्यादा सिल्क टेक्सटाइल्स। तो आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि कोई भी दो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जगह बताएं। ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल पूछ लेते हैं, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल आपके उसमें इतना नहीं आता है, बट कॉटन टेक्सटाइल जरूर पूछ लेते हैं। एंड इस चैप्टर के मैथ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वो जो पीडीएफ भेजी है उसमें भी आपको दिए हुए हैं, बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। So India has the second largest installed capacity of spindles in the world, with 43.13 million spindles after China. Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. So अगर हम बात करें कि हमारे पास कितना ज़्यादा कपड़ा बनता है, तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है। स्पिंडल्स मतलब वो जो कपड़ा स्पिन हो के जो धागा मतलब बनता है, धागे से जब कपड़ा बनता है, सो बेसिकली वो बड़े बड़े एक लच्छे टाइप बनते हैं जिसको हम स्पिंडल्स बोलते हैं। तो वो स्पिंडल्स बनाने का, बेसिकली कपड़ा बनाने का जो काम है, हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कपड़ा बनाती हैं आफ्टर चाइना। सो मिड एटीज की बात करें तो स्पिनिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था, ग्रोथ हुई थी। We have a large share in the world trade of cotton yarn, accounting for 1/4 of the total trade. मतलब पूरे दुनिया में अगर ट्रेड की बात की जाए तो हमारा बहुत बड़ा रोल है उसमें कॉटन यार्न का। 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड हम करते हैं कॉटन यार्न का। However, our trade in garments is only 4% of the world's total. अगर हम फिनिश्ड गुड गारमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 4% ही है। Our spinning mills are competitive at global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, processing, you cannot use much of high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is fragmented in small units which cater to the local market. So हमारे यहाँ पे जो spinning mills हैं वो globally compete भी कर सकती हैं। अब हम उतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें एंड हर तरीके के फाइबर्स जो है वो हम बना सकें। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा हाई क्वालिटी जो फाइबर है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो तो हम एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। हमारे पास उतना हाई क्वालिटी फाइबर नहीं होता जिसकी वजह से हमारे पास एक कपड़ा हाई क्वालिटी नहीं बन पाता। सो बहुत सारी बड़ी बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं जो इस चीज़ों में काम करती हैं, बट सिर्फ मॉडर्न फैक्ट्रीज नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स भी है, जैसे घरों में भी खुली होती हैं जिसमें छोटा छोटा सामान बनता है जो आपकी आसपास लोकल मार्केट्स में जाके बिक जाता है। So this mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarns while apparel, garments
garment manufacturers have to import fabric। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो धागा होता है वो हमारे पास तो नहीं क्वालिटी, जब धागा ही नहीं हाई क्वालिटी तो फाइबर भी हाई क्वालिटी नहीं बनता, फैब्रिक भी सॉरी हाई क्वालिटी नहीं बनता। सो यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक है, ये जो मिसमैच है ना, क्योंकि धागा हमारे पास हाई क्वालिटी नहीं है, ये जो मिसमैच है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो स्पिनर्स होते हैं या जो कपड़ा बनाने वाले लोग होते हैं उनको फैब्रिक इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए मिसमैच है, हमारी कॉटन इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक है। यहाँ पे आप नीचे देखिए दे रखा है sold at 85 rupees per kg. If it is sold as trouser, it fetches 800 rupees per kg. Value is added to every stage from fiber to yarn to fabric and to garment. आप देख सकते हो, आप एक धागा अगर पर केजी 85 रुपीज में खरीद रहे हो, उस धागे से आपने एक ट्राउजर बना दी, उस ट्राउजर को आप 800 रुपीज पर केजी में बेच सकते हो। सो बेसिकली हम हर एक स्टेप में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पैसा ज्यादा मिलता है। तो धागे से एक कपड़ा बनाने तक हम बार बार उस चीज में वैल्यू ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मनी है वो भी कितना रेशो डिफर कर जाता है, वो भी बढ़ जाता है। तो हर एक स्टेज में वैल्यू ऐड होती है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किया है, कल थोड़ा सा कॉटन सूट और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के उसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो क्लास लीव